आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है एल्डरली पर्सन्स राइट। आज हम करने वाले हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। सोसाइटी को हम कई बेसिस पर डिवाइड करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हम सोसाइटी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो सोसाइटी में बनते हैं ग्रुप। एक मेजोरिटी ग्रुप होता है और एक माइनॉरिटी ग्रुप होता है। मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करता है और उनको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर 1955 में सेग्रीगेशन लॉज थे, जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक व्हाइट पीपल सोसाइटी और एक ब्लैक पीपल सोसाइटी। ब्लैक्स के पास किसी भी प्रकार के राइट्स नहीं थे। अब ब्लैक्स के स्कूल अलग होंगे, हॉस्पिटल अलग होंगे, रेस्टोरेंट, वॉशरूम सब कुछ अलग होगा। इवन अगर बस में सीटें सारी भरी हुई हैं और कोई ब्लैक पीपल बैठा है और व्हाइट पीपल चढ़ता है, तो ब्लैक की ड्यूटी बनती है कि उस सीट को व्हाइट को ऑफर करे। इसका मतलब कि ब्लैक को इस तरीके से ट्रीट किया गया कि एक पॉइंट पर उनको ऐसा लगा होगा कि हम तो इंसान भी नहीं हैं। मतलब कि माइनॉरिटी को एकदम एक्सप्लॉइट कर दिया। उसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 1953 में एंटी अहमदीज रायोट होते हैं और ये दंगे जो होते हैं इनमें अहमदीज को बुरी तरीके से मारा जाता है और कुछ तो देश को छोड़ के भाग जाते हैं। 1974 में पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डिक्लेयर करता है कि जो अहमदी हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। उनकी मस्जिदों को तोड़ा जाता है और बोला जाता है कि जो मुस्लिम्स यूज करते हैं लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स, जैसे अस्सलाम वालेकुम या फिर कुछ भी, उनको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप मुस्लिम नहीं हैं। जो मस्जिदें हैं आप उनको मस्जिद नहीं कहोगे, जो अजान है आप उसको अजान नहीं कहोगे क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। तो इस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया और उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। अब देखिए, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 1990 में कश्मीर में दंगे होते हैं। कश्मीर में मुस्लिम 96% थे और हिंदू पंडित 4% थे। मुस्लिम्स की जो मस्जिदें होती हैं उनमें रात को अनाउंसमेंट की गई, या तो आप लोग कन्वर्ट करो, या फिर आप यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, या फिर आप मरो। आपके पास 3 ही ऑप्शन है। अब देखिए, यहाँ पर लोगों को जिंदगी अच्छे से जीने की बात तो दूर की है, उन्हें जीने तक का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब कि अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो या तो आप मरोगे या फिर आप यहाँ से छोड़ के जाओगे। तो मेजोरिटी इस तरीके से जब डोमिनेट करती है तो वो ये तक नहीं मानती कि माइनॉरिटी सेक्शन में जो लोग हैं उन्हें हमें इंसान तो कंसीडर करना है। इसीलिए हमें माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल राइट्स ग्रांट करने होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकें और मेजोरिटी ग्रुप उनको एक्सप्लॉइट ना करे, उनके ऊपर डोमिनेट ना करे। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में हमने पढ़ा था ICCPR। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देखिए, इसका आर्टिकल 27 बोलता है, इट प्रोवाइड दैट पर्सन्स बिलोंगिंग टू एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू एंजॉय देयर ओन कल्चर, टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन और टू यूज देयर ओन लैंग्वेज। सिंपली ये कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटी सेक्शन है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। वो जो भी भाषा बोलते हैं बोल सकते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं मान सकते हैं, और जो भी उनकी एथनिक आइडेंटिटी है उसको वो सिक्योर रख सकते हैं। मतलब कि हमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और उनको अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी आर्टिकल से इंस्पायर होकर UN जनरल असेंबली 18 दिसंबर 1992 को अडॉप्ट करती है एक डिक्लेरेशन, जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इट एम्फसाइज द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज एंड एनकरेज स्टेटस to ensure that minorities can fully and effectively exercise all human rights and fundamental freedoms without discrimination। यही बात बोली गई है कि हमें जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है और उनके पास पूरे अधिकार होने चाहिए जो एक इंसान के पास अधिकार होते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से फोकस किया, माइनॉरिटी ग्रुप को हमें कल्चरली, रिलीजियसली, सोशली, इकोनॉमिकली और उनकी पब्लिक लाइफ को इम्प्रूव करना है और इनको सिक्योर रखना है। देखिए, जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। अगर किसी स्टेट ने अपनी माइनॉरिटी को ये अधिकार नहीं दिए हैं तो उन्हें देने चाहिए, जैसे कि राइट टू सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस।
right to promote and protect identity, right to equality and non-discrimination, right to effective and meaningful participation, right to practice religion and culture, right to use own language, right to development, right to international protection. सिंपली मतलब ये है कि हमें माइनॉरिटी सेक्शन को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई उनके ऊपर आप अपनी लैंग्वेज को इन्फोर्स कर दो ज़बरदस्ती कि आप अपनी लैंग्वेज को छोड़ो, जो डोमिनेटिंग ग्रुप है उसकी लैंग्वेज को आप पढ़ो, अपना रिलीजन छोड़ो, जो डोमिनेटिंग रिलीजन है उस रिलीजन को फॉलो करो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसीलिए उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं और ये राइट्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में हम पढ़ेंगे पिछड़े हुए वर्ग के बारे में, जिसमें हम मेनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को काउंट करते हैं। लेकिन वीकर सेक्शन एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ ओबीसी, माइनॉरिटी, बच्चे, महिलाएं, डिसेबल, ओल्ड एज पर्सन सब इंक्लूडेड हैं। देखिए, अपने संविधान में एक अमेंडमेंट लाया गया 2019 में। ये अपने संविधान का 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन दी गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब है कि जनरल कैटेगरी में भी जो आर्थिक तौर से कमजोर परिवार हैं उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। फिर इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो रिजर्वेशन दी गई है ये अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करती, और इसके अंदर जो रिजर्वेशन दी गई है वो पर्टिकुलरली जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए है, ना कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रेफर टू दोज ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट आर सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली डिसएडवांस्ड। मतलब कि सामाजिक तौर पर उनके साथ भेदभाव होता है, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर वे कमजोर हैं, मतलब गरीब हैं, एजुकेशनली मतलब शिक्षा का स्तर भी बहुत ही कम है, एंड लैक इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। They often need special protection and support from the state for upliftment। मतलब कि इनकी डेवलपमेंट के लिए स्टेट को इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी और इनको सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली इनको फायदा देना पड़ेगा, इनके लिए काम करना पड़ेगा ताकि इनका भी डेवलपमेंट हो सके। The certain rights to be granted to weaker sections are, ये बेसिक राइट हम पढ़ेंगे, लेकिन किस आर्टिकल में अपने संविधान में कौन सा अधिकार दिया गया है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कल्चर। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकती है फ्रीली और मेजोरिटी उसके ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी। सेकेंड वन इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा। अपने देश में पहले बहुत ही कॉमन था कि शेड्यूल कास्ट जो है वो मंदिरों में नहीं जाएंगे, तालाब पर नहीं जाएंगे, कुओं पर नहीं जाएंगे, ऊंची जाति के जो घर हैं या फिर उनके जो मोहल्ले हैं वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन आज के टाइम में अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड और एक क्रिमिनल ऑफेंस है। Third one is reservation in education, employment and politics to provide them an equal platform for pursuing their dreams and utilizing their potential। एजुकेशन का मतलब ये है कि हर किसी को समान रूप से एजुकेशन मिलेगी, फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी से है, मेजोरिटी से है, सबके पास शिक्षा का अधिकार है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई भी अपनी चॉइस का काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसान के बच्चे हैं तो वो खेती ही करेंगे, अगर राजा का पुत्र है तो वो भाई राजा ही बनेगा, तो ऐसी चीज नहीं होगी। हर किसी के पास अधिकार है, जो वो काम करना चाहे वो कर सकता है। इवन सरकारी जो अपनी वैकेंसी निकलती हैं उसमें रिजर्वेशन होती है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, वुमेन्स के लिए, ऐसे रिजर्वेशन होती है ताकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स में देखिए हर किसी के पास राइट है, चाहे कोई शेड्यूल कास्ट से है, चाहे कोई शेड्यूल ट्राइब से है, ओबीसी से है, मेजोरिटी से है, माइनॉरिटी से है, महिलाएं हैं, हर किसी के पास अधिकार है कि वो भाई वोट डाल सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसके पास अधिकार है वोटिंग का। रिप्रेजेंटेशन का भी अधिकार है, अगर उसे इलेक्शन लड़ने हैं तो वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है। देन फोर्थ वन इज prohibition of forced assimilation and protection from imposition of majority culture on minorities। इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी अपना कल्चर नहीं इंपोज कर सकती माइनॉरिटी के ऊपर। फिफ्थ वन इज राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, और देश को चलाना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि
ऐसा हो कि रूल लॉ से अबव भी कोई हो। जैसे पहले क्या होता था, जो राजा है वो भी कानून से ऊपर होता था, जो उसने बोल दिया वही कानून होता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। सो राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टू ओवरकम देयर एजुकेशनल बैकवर्डनेस। Right to adequate livelihood and fair wages, ensuring economic security. Right to health, housing, social security to improve their standard of living. अब देखिए, फेयर वेजेस की बात की गई है। पहले क्या होता था, अगर एक महिला 5 घंटे काम करती है और एक आदमी 5 घंटे काम करता है तो उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलती थी। इवन ब्रिटेन में भी नहीं मिलती थी। अगर महिला ने 5 घंटे पढ़ाया और आदमी ने भी 5 घंटे पढ़ाया, तो आदमी को तो मान लो 5,000 रुपए दे रहे और महिला को दे रहे 2,000 रुपए। तो फेयर वेजेस का सिस्टम नहीं था। तो इसीलिए कहा गया राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड एंड फेयर वेजेस एंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उसके अलावा अच्छी हेल्थ हो, हाउसिंग हो, इसलिए मनरेगा जैसी स्कीम चलाई जाती है, सरकारी हॉस्पिटल खोले जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई किसी को भी मार के चला जाए। टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Then right to effective and meaningful participation in decision-making processes and governance. Right against exploitation, including protection from bonded labor, human trafficking and child labor. अब ये बहुत ही कॉमन है, फिलहाल में तो चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा है, अपने देश के अंदर बहुत इश्यू आते हैं, एंड बाउंडेड लेबर इज प्रोहिबिटेड। अब बाउंडेड लेबर का मतलब ये है कि पहले अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती थी तो अपने जो भी गांव का जो ठाकुर होता था उसके पास जाता और पैसे मांगता, बदले में कोई चीज गिरवी रखनी होती थी। अगर गिरवी रखने के लिए कोई चीज नहीं है तो वो इंसान को ही गिरवी रखता था। अब जिसको गिरवी रख दिया वो भी उसके घर में एज अ बाउंडेड लेबर काम करेगा, देन उसके आने वाली जनरेशन भी उसके घर में एक लेबर की तरह ही काम करेंगे और उसको कोई पेमेंट नहीं होगी। एक तरीके से बंधुआ मजदूरी होती थी। अपने संविधान के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, और कुछ स्पेशल राइट्स भी ग्रांट करते हैं। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफगार्ड में आते हैं, जैसे आर्टिकल 338, 338A, 339, 340, 342, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल में पेपर के लिए, लेकिन इनको याद करना। देन आता है अपना सबसे पहले आर्टिकल 14 जो सबके लिए इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन आर्टिकल 15 क्लोज 1 एंड 2, इसमें बात की गई है कि किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देन आर्टिकल 15 क्लोज 4 में बात की गई है कि हमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपग्रेड करना है, उनकी कंडीशन को बेहतरीन करना है। देन आर्टिकल 16 क्लोज 4 में बात की गई है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, प्लस वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिलता है, जो कश्मीर से बच्चे हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, प्लस माइनॉरिटी को भी रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये इसलिए मिलता है ताकि हर किसी की अपलिफ्टमेंट हो और सोसाइटी इक्वली ग्रो कर सके। देन आर्टिकल 17 के अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को प्रोहिबिट कर रखा है और अलग से इसके लिए कानून भी बना रखा है कि अगर कोई छुआछूत जैसे प्रैक्टिस को फॉलो करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती है और उसको बढ़ावा भी दे सकती है, और उस चीज के लिए वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकती है। जैसे कि सिख अपना खालसा कॉलेज स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो मुस्लिम है वो मदरसे स्टैब्लिश करते हैं, जो हिंदू होते हैं उनके गुरुकुल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। देन आर्टिकल 46 इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो आर्टिकल 330 से 342 है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे। दे आर रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पंचायत फॉर द SC एंड STs। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।